2017 में एक फ़िल्म आई थी बाजीराव मस्तानी। आप सबने शायद देखी होगी। उस फ़िल्म में दिखाया गया था मराठाओं के पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट के बारे में। खुशी हुई जान के कि बॉलीवुड ने एक वीर योद्धा के ऊपर फ़िल्म बनाई है, लेकिन दुःख हुआ उस फ़िल्म को देख के कि एक योद्धा को उसमें किस तरीके से एक इश्क मिजाज व्यक्ति के तरह दिखाया गया था कि जो एक औरत के पीछे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। लेकिन ये सच नहीं था दोस्तों। वो जो फ़िल्म थी वो इनके जीवन का सिर्फ़ 10% थी, इनका 90% तो हमें दिखाया ही नहीं गया कि बाजीराव बल्लाल किस तरह के योद्धा थे। इनकी जो युद्ध लड़ने की टेक्निक थी वो आज भी इंग्लैंड में पढ़ाई जाती है। इस प्रकार के योद्धा थे, उस सब पे बात करेंगे दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेशवा बाजीराव बल्लाल का जन्म 18 अगस्त 1700 को हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिताजी थे बालाजी विश्वनाथ, जो छत्रपति साहूजी महाराज के प्रथम पेशवा थे। अब ये पेशवा और छत्रपति क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपका क्लियर कर दूं। आज के सिनेरियो में जैसे आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री, तो वो एक पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। आज के सिनेरियो में आप अगर देखोगे राष्ट्रपति, तो छत्रपति जो होते थे वो राष्ट्रपति के कद के बराबर होते थे। तो ये पेशवा थे। और उस समय जो छत्रपति थे वो थे साहूजी महाराज। इनके छोटे भाई थे चिमाजी अप्पा। बचपन से ही बाजीराव को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवार, भाला फेंक इस सब का बहुत शौक था। 13-14 साल की उम्र में जो ये खेलने की उम्र होती है, ये अपने पिताजी के साथ भी अलग अलग अभियानों पे चले जाते थे। वहीं से इन्होंने सीखा राज दरबारी चाल कैसे होती हैं, युद्ध नीतियां क्या होती हैं, इन सबको उन्होंने वहीं से सीखना शुरू कर दिया था। जब बाजीराव 19-20 साल के थे, उस समय इनके पिताजी का निधन हो जाता है। उनके निधन के समय इनको पेशवा नियुक्त किया जाता है साहूजी महाराज के द्वारा। इनके पेशवा नियुक्त करने पे उस समय बाकी के सरदार इसका विरोध करते हैं, बोलते हैं एक नए लड़के को कैसे आपने पेशवा बना दिया। काफ़ी विरोध होता है इनका, लेकिन इनके अंदर वो गुण थे पेशवा बनने वाले। और इसके बाद ये अपनी सेना में युवा सरदारों को साथ लेते हैं। युवा सरदार वो होते थे जो आज के सिनेरियो में देखो तो मंत्री, जो इनके नीचे काम करते थे। तो नए युवा सरदारों को लेते थे, जिनमें मल्हार राव होलकर और राणोजी राव सिंधे हुआ करते थे। इन्होंने बाजीराव के साथ मिलके पूरे देश में लड़ाइयाँ लड़ी और मराठा साम्राज्य को एक अलग ही लेवल पे पहुंचाया। अब छोटी उम्र के होते हुए भी बाजीराव के अंदर एक असाधारण योग्यता थी, जिसकी बदौलत इन्होंने 20 सालों तक मराठा साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और इसको आगे बढ़ाते रहे। इसमें इनका साथ दिया इनके छोटे भाई चिमाजी अप्पा ने। इनकी नेतृत्व क्षमता काबिल तारीफ थी। गुरिल्ला युद्ध तकनीक इनके पास थी। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 41 लड़ाइयां लड़ी और किसी लड़ाई में ये हारे नहीं। एक अजय योद्धा की तरह ये उभरे। बाजीराव का जो समय था, उस समय मुगल भी अत्याचार कर रहे थे। अंग्रेज और पुर्तगाल भी अपनी अपनी जो कंपनियां थी इनकी, उनको यहाँ बसाना चाहते थे। कुल मिला के पूरे देश में काफ़ी अत्याचार का माहौल था। इस माहौल के बीच में जो बाजीराव पेशवा ने बहादुरी दिखाई, उसकी बदौलत उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक इन्होंने विजय पताका फहराई और इनके नाम का डंका बजने लगा। इनकी वीरता को देखकर उस समय लोग इन्हें साक्षात शिवाजी का अवतार बोलते। अब इनकी लड़ाइयों की बात करते हैं तो सन 1724 से और 1726 तक इन्होंने मालवा और कर्नाटक पे पूरी तरह कंट्रोल पा लिया था। सन 1731 में ये वो टाइम है जिसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। सन 1731 में क्या है, बुंदेलखंड के ऊपर ये मोहम्मद खान बंगस अटैक कर देता है। वहां पे छत्रपति शिवाजी से मदद मांगते हैं। छत्रसाल उस समय बुंदेलखंड के राजा होते हैं। तो इनकी लड़ाई में मदद करते हैं। उस समय बाजीराव मोहम्मद खान बंगस को इस लड़ाई में हरा देते हैं। इससे खुश होकर छत्रसाल अपनी बेटी जो मस्तानी है, जो इनकी एक मुस्लिम रानी से पैदा हुई थी, उसका विवाह कर देते हैं छत्रपति अपने बाजीराव बल्लाल के साथ। सिर्फ ये वो हिस्सा था जो इस फिल्म में दिखाया गया था। इसके अलावा और इस फिल्म में कुछ भी नहीं दिखाया गया। इसके बाद क्या होता है कि बाजीराव की जो लड़ाई लड़ने की टेक्निक थी ना, वो डिफेंस नहीं थी, ये हमेशा अटैक में भरोसा रखते थे। इसी का एक उदाहरण है, 1727 की बात है। हैदराबाद का जो निजाम था वो मराठा ताकत को झुकाना चाहता था। उस समय बाजीराव दक्षिण में नहीं थे, वो उत्तर की तरफ लड़ाइयां लड़ रहे थे। तो छत्रपति साहूजी महाराज ने इनको
संदेश भिजवाया कि आप फौरन सतारा लौट आएं, निजाम यहाँ पे अटैक करने वाला। तो बाजीराव ने डिफेंस करने से साफ मना कर दिया यहाँ पे साहू जी को, और बोला कि नहीं, मैं सतारा को बचाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। और इधर निजाम सतारा की तरफ अपनी सेना लेके बढ़ चुका था। अब बाजीराव डिफेंस में भरोसा नहीं रखते थे, वो अटैक में भरोसा रखते, तो इसीलिए वो सबसे पहले गुजरात पहुंचे और वहां पे उन्होंने मुगलों को शिकस्त दे दी, उन सरदारों को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद ये मालवा बढ़े और उस पर भी कब्जा कर लिया। अब निजाम का दिल्ली से कनेक्शन पूरी तरह कट गया था। अब अगला निशाना था निजाम की राजधानी उस समय की औरंगाबाद। अब निजाम घबरा गया, तो उसने क्या, पूना और सतारा की तरफ अपने सेना के अभियान को रोका और सीधा औरंगाबाद की रक्षा के लिए निकल पड़ा। अब ये गोदावरी नदी को पार करके निजाम इधर औरंगाबाद पहुंचता है। इसे पता चलता है कि बाजीराव तो दूसरे किनारे पहुंच गए। अब निजाम की सेना को दोबारा नदी पार करके उस तरफ जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पेशवा का मूवमेंट बहुत आसान था, वो हल्की सेना लेके चलते थे, वो तुरंत नदी के उस तरफ पहुंच चुके थे। वहां पे क्या है, उन्होंने होलकर और सिंधे को दोनों तरफ से भेजा और निजाम की पूरी सप्लाई काट दी। इसके बाद इन्होंने भागे नहीं, सीधा निजाम के ऊपर पलटवार किया और निजाम इस लड़ाई में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गया। और 6 मार्च 1728 को मुंशी सेवगांव की संधि हुई। उसके बाद निजाम को सरदेशमुखी और चौथ देना पड़ा। ये उस समय के कर थे जो मराठा उन राजाओं पे लगाते थे जो इनके अधीन आ जाते। तो इस लड़ाई को पालखेड़ की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ये नासिक और औरंगाबाद के पास ही लड़ाई लड़ी गई थी। तब साहू जी महाराज ने बाजीराव को संदेश भिजवाया था कि आप डिफेंसिव रहें, लेकिन तब इन्होंने जवाब दिया था कि पेड़ को काटने से शाखाएं कटती हैं, जड़ें नहीं, मुझे सिर्फ जड़ काटनी है। ये था बाजीराव का मोटो। वो किसी भी दुश्मन को जड़ से खत्म करना चाहते थे। इसके बाद इनका एक और प्रमुख अटैक हुआ था दिल्ली पर। दिल्ली पर बाजीराव ने अटैक का प्लान कर लिया। तो यहाँ पे जो मुगल बादशाह था उसने सादत खां, जो आगरा का गवर्नर था, उसको जिम्मेदारी दी कि तुम जाके लड़ो इनसे। इधर रणनीति बाजीराव की इस प्रकार थी कि इन्होंने मल्हार राव होलकर और जादव, जो पिलाजी जादव थे इनके 2 सरदार, उनको बोला कि तुम यमुना क्रॉस करके जाओ और वहां जाके उससे लड़ो। अब सादत खान ने 1.5 लाख की सेना उस समय ले ली थी। मराठों के पास इतनी सेना उस समय नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनकी रणनीति बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने सादत खान की जो रणनीति थी हमारी बाजीराव की, उन्होंने वहां पे सरेंडर कर दिया सादत खां के सामने। सादत खां को इससे बड़ा खुश हुआ। उसने मुगल बादशाह को तो संदेश भिजवा दिया था, मैंने मराठों को हरा दिया, और खुद मथुरा की तरफ चला गया। लेकिन यहाँ बाजीराव की रणनीति दूसरी थी। उन्होंने यहाँ पे सीधा दिल्ली पे आक्रमण किया, क्योंकि दिल्ली उस वक्त ऐसी ताकत थी जिससे सब खौफ में रहते थे। और बाजीराव को पता था कि ये खौफ तभी हटेगा जब दिल्ली पे डायरेक्ट आक्रमण होगा, क्योंकि ये मुगलों की जड़ थी। अब मुगल सेना जो थी सारी वो आगरा और मथुरा में अटक गई थी, और यहाँ बाजीराव दिल्ली तक आ गए थे। और जहां आज ताल कटोरा स्टेडियम है, यहाँ पे बाजीराव ने अपना डेरा डाल दिया था। और बाजीराव ने जो 10 दिन की दूरी है पुणे से और दिल्ली तक की, इस दूरी को सिर्फ 48 घंटे में पूरा किया था, वो भी बिना रुके बिना थके। ये इनका मूवमेंट था, ये सबसे बड़ी ताकत थी बाजीराव की। अब मुगल बादशाह था जो मोहम्मद शाह रंगीला, वो बाजीराव को लाल किले के इतना पास देख के बुरी तरह घबरा गया। उसने मीर हसन कोका और आमिर खान के नेतृत्व में 10,000 लड़ाकों की टुकड़ी भेजी इनसे निपटने के लिए। लेकिन बाजीराव ने इन लड़ाकों को 2 घंटे में ही शिकस्त दे दी। और 28 मार्च 1737 ये वो दिन था जो मराठा साम्राज्य के लिए बहुत ही गर्व का दिन था। दिल्ली पे पूरी तरह कब्जा हो गया था। अगर चाहते बाजीराव तो दिल्ली के किले में घुस के और उस पर कब्जा कर लेते, लेकिन बाजीराव सिर्फ दिल्ली को डराने आए थे, इन्हें बताने आए थे कि तुम ही शहंशाह नहीं हो, एक शहंशाह और है। 3 दिन तक दिल्ली पूरी तरह से कैद थी। बादशाह ने तो यहां तक प्लान कर लिया था कि वो किसी गुप्त रास्ते से भाग के अवध चला जाए। अब बाजीराव ने यहाँ पे पूरे मुगलों को एहसास दिला दिया था कि हमारी ताकत क्या है। जब इस लड़ाई में मुगल बुरी तरह बेइज्जत हुए तो उन्होंने निजाम से मदद मांगी और बोला कि आओ और हमारी मदद करो, ये बड़ी बुरी बेइज्जती हुई है। अब निजाम दिल्ली आया, यहाँ वो मुगलों के बाकी सरदारों से मिला और इन सभी ने बाजीराव से बदला लेने की ठान ली और सभी ने कूच कर दिया। लेकिन बाजीराव बड़े दूरदर्शी योद्धा थे, इन्हें पता था कि ये चीज होगी, मराठे ये मुगल चुप नहीं बैठेंगे, निजाम का साथ लेके आक्रमण करने आएंगे।
इधर बाजीराव ने, जिनके छोटे भाई थे चिमनाजी अप्पा, उनको 10,000 सैनिक दिए और उनको बोला तुम यहाँ पे पुणे और सतारा की रक्षा करो, मैं जाता हूँ दिल्ली लड़ने के लिए। अब ये फाइनल लड़ाई के लिए आ गए। दिल्ली से निजाम की सेना निकल पड़ी मुगलों के साथ, इधर बाजीराव निकल पड़े पुणे से, और इनकी सेनाएं आपस में मिली भोपाल में। और 24 दिसंबर 1737 को मराठा सेना और मुगलों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें के निजाम और मुगल सेना बुरी तरह से हार जाती है। इसके बाद निजाम संधि करने पे मजबूर हो जाता है, और 7 जनवरी 1738 को ये संधि दोबारा होती है, जिसको दोराहा में होती है संधि। लेकिन निजाम क्या है, बार बार पलट जाता है अपनी संधि से, इसलिए इस बार उसे कुरान की कसम खाकर संधि दिलाई जाती है, और 50 लाख रुपए फाइन देते हैं यहाँ पे मुगल बाजीराव को कि हम ये गलती करिए, हम ये दोबारा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी बड़ी बड़ी जीत यहाँ पे बाजीराव ने उस समय तय करी थी, और एक हिंदुस्तान में एक छत्र राज्य ये चाहते थे। ये इनकी जो लड़ाई लड़ने का तरीका था वो बड़ा ही अट्रैक्टिव था। इस तकनीक को ब्लिट्जक्रिग तकनीक के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, जो दुश्मन की सेना होती है उसके एक भाग पे पूरी ताकत के साथ अटैक किया जाता है, तो दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसके किस हिस्से पे अटैक होगा। इस तकनीक से बाद में हिटलर ने भी दूसरे युद्ध में काफ़ी लड़ाइयाँ जीती थी। इजराइल, जो चारों तरफ से दुश्मन कंट्रियों से घिरा हुआ है, वो भी आज इसी तकनीक को अपनाता है। वो कभी डिफेंसिव मोड में नहीं रहता, सीधा वो अटैक करता है। तो दोस्तों, ये अटैक करने के लिए हिम्मत भी बहुत चाहिए होती है। बाजीराव तो जब दुश्मन सेना से पीछे हटते थे तो ये भागते भागते मुड़कर उन पे अटैक कर देते। इसको करने के लिए बहुत ही बड़े जिगर की जरूरत होती है। दूसरे विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे, जनरल मॉन्टगोमरी, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ वारफेयर। इसमें उन्होंने बाजीराव की जो बिजली की तेजी से जो अटैक होता था उसके बारे में लिखा है, और ये किताब आज भी ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज के कोर्स में पढ़ाई जाती है। ऐसे वीर के ऊपर ऐसी फिल्म बना दी जिसमें कि इनको एक इश्क मिजाज योद्धा के ऊपर दिखा दिया गया, जिनकी लड़ाई की तकनीक को, आज की लड़ाई की तकनीक कितनी बदल गई है, तब भी पढ़ाया जाता है, वो भी इंग्लैंड जैसे देश में। दोस्तों, 28 अप्रैल 1740 को इस वीर महान योद्धा का बुखार के कारण मृत्यु हो जाती है। आखिरी समय में ये अपने किसी अभियान पे थे, उस समय नर्मदा नदी के किनारे रावेर खेड़ी, जो मध्य प्रदेश में आता है, वहां पे इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, और ये वीर बाजीराव बल्लाल भट्ट वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, अगर ये और 10-15 साल और जी जाते तो शायद हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और हो सकती थी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।